आज जो चर्चा होगी वो सिर्फ राहुल गांधी ने क्या कहा है एक पॉलिटिशियन के नाते, एक राजनेता के नाते, वहां तक सीमित नहीं है। बात को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां रही, जैसे भारत के संविधान को लेकर उन्होंने एक बार फिर टिप्पणी की है, दूसरा इस बार देवताओं को लेकर। और जब भी आप देखते हैं कि देवी देवताओं को लेकर कोई टिप्पणी की जाती तो वो चर्चा का विषय बन जाती है, राजनीतिक गलियारों में उस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। हुआ ऐसा ही, राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा से बातचीत करते हुए जो बातें कहीं, उसके बाद में खास तौर पर शिव को लेकर और देवता को लेकर जो बातें कही हैं, उनका कहना है कि देवता का मतलब गॉड नहीं होता, भगवान नहीं होता, एक ऐसा इंसान जिसके भीतर की भावनाएं और बाहर जो वो एक्सप्रेस करता है वो एक जैसी हो जाती है ना, जो निश्चल है, स्वभाव से निश्चल है, अपने कर्म से निश्चल है, ऐसे व्यक्ति को देवता कहते हैं। गॉड को लेकर, शिव को लेकर भी इसी तरह की परिभाषा उन्होंने दी। ये सारी वो बातें हैं जिन पर आमतौर पर कई बार विचार विमर्श होता है। अब सवाल कुछ उठते हैं, वो सवाल पहले मैं आपके सामने रखता हूं। पहला ये कि क्या ज़रूरत होती है देवी देवताओं या भगवान के नामों का जिक्र करने की, जैसे भगवान शिव के नाम का जिक्र किया गया। हालांकि शिव को एक दार्शनिक अंदाज में राहुल गांधी ने डिफाइन किया, वो अपनी जगह पर ठीक है, कई लोग करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक टिप्पणियां होती हैं उसमें जब इस तरह की बातें आती हैं तो इसको धर्म से जोड़कर देखा जाता है और इस पर बड़े गंभीर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद उन्होंने आरएसएस को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की हैं। साथ ही साथ में राहुल गांधी ने संविधान को लेकर बात कही है। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिकाएं क्या हैं, क्या किस तरह का बदलाव वो महसूस कर रहे हैं अपने भीतर, इस पर भी कई बातें कही हैं। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे और सचमुच पहले तो ये जो देवता वाला कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे कि भारतीय दर्शन क्या सचमुच इसी तरीके से डिफाइन करता है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं इसको कहने का मकसद क्या है। साथ ही साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक तरीके से एक सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर भगवान के नामों का जिक्र करके कुछ मैसेज भी दिया जा रहा है, यानी कुछ रीड बिटवीन द लाइन जो कहा जाता है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़े, मेहमानों से बातचीत करें, उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। But you know what Devta means in the term Devta? You know what it means? No. Well, no, it doesn't mean God. So Devta in India actually means a person whose internal feelings. नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर रहे। अब इन्हीं बयानों ने देश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी ने पलटवार किया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कह दी। राहुल गांधी वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। राहुल के बयानों पर बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस को घेरने में लग गई है। हालांकि कांग्रेस राहुल के भाषणों को सटीक विश्लेषण बता रही है। बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी अमेरिकी यात्रा के पहले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों और शिक्षाविदों से बातचीत की। इससे पहले टेक्सास पहुंचते ही भारतीय प्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
दिलचस्प विषय है और थोड़ा समझने जैसा विषय भी है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। स्मिथ सिंह जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, रत्नाकर सिंह जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर मेरे साथ इस पैनल पर जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही साथ थोड़ी देर में प्रोफेसर पवन सिन्हा जो कि जाने माने धर्माचार्य हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे इस पैनल पर। आप सभी का स्वागत करता हूँ। रत्नाकर जी, शुरुआत आपसे, पहले ओपनिंग रिमार्क पर आ जाते हैं। दिक्कत क्या है, क्या ऐसा गलत बोल दिया राहुल गांधी ने जिसके बाद हम देख रहे हैं, गिरिराज जी का तो खैर गुस्सा कई बार देखने को मिलता है, पर वो देशद्रोह तक चले गए और इस तरह की बातें भी करने लगे, जबकि राहुल गांधी का ये कहना है कि बेरोजगारी के मामले में चाइना या ऐसे कोई भी देश जो प्रोडक्शन को तवज्जो देते हैं वो बेहतर करते हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगा पहले आप लोगों की आपत्तियां क्या है। देखिए प्रवीण जी, राहुल गांधी जी का एक लंबा इतिहास रहा है। जब भी वह विदेश की धरती पे जाते हैं तो सरकार की आलोचना करते करते वह देश का अपमान कर बैठते हैं। अगर वह भारत में रहते हैं और यहाँ के मुद्दों को वह टैकल नहीं कर पाते हैं, यहाँ की जनता का विश्वास नहीं जीत पाते हैं, तो फिर वह विदेशी मंचों पे जा करके और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और विरोध इस तरह से करते हैं कि वह देश का अपमान साबित हो जाता है। अब इनको समझना चाहिए, ये अंतर बहुत स्पष्ट इनको रखना चाहिए कि सरकार की आलोचना कहां करना है और देश का अपमान कैसे होता है, इसके बीच में अंतर राहुल गांधी को समझना चाहिए। राहुल गांधी को यह भी समझना चाहिए कि सरकार से प्रश्न कैसे करना है और चीन की हौसला अफजाई कैसे होती है वो भी समझना चाहिए। इस अंतर को राहुल गांधी को समझना चाहिए। और राहुल गांधी ने कोई पहली बार इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है। राहुल गांधी इससे पहले भी विदेशी मंचों पर जाते थे तो कहते थे कि अमेरिका को और यूरोप को भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको ये नजरअंदाज कर रहे हैं। आप लंदन की भी बात करूं, मैं लंदन में जब 2023 लंदन पे तो हमने खैर खूब बात की। आज का जो भाषण है उसमें मैं चाहूंगा कुछ पॉइंट्स भी बताइए रत्नाकर जी कि ये पॉइंट्स आपत्तिजनक लगे। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखिए, अगर आप भारत की तुलना चाइना से करते हैं तो आपको भारत को कहीं ना नीचा दिखाने का संदर्भ नहीं रखना चाहिए। और ये जो रोजगार की बातें हैं, जो भी बातें ये उठा रहे हैं वहां पे विदेशी मंच पे, वो देश में भी उठाए। लेकिन अगर विदेश में जाते हैं जब भी, तो वो कहते हैं कि प्रेस की आजादी को छीना जा रहा है, लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जा रहा है, अल्पसंख्यकों पे प्रहार हो रहा है। अरे भाई, कहां पे हो रहा है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे अगर खत्म है तो 3-3 राज्यों में आपकी सरकार है, सरकार चुन के नहीं आती। आप 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अगर लोकतंत्र खत्म रहता तो वो कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है देश को बदनाम करने, ये मुझे आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा है। ये एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो ठीक है, चाइना आदि इत्यादि पर हम चर्चा कर सकते, क्योंकि आमतौर पर हम ऐसे कई एग्जाम्पल देते हैं। मैं भी चर्चा में कि अगर हम सिंगापुर मॉडल पर जाएं, चाइना ने कैसे प्रोडक्शन बढ़ा लिया है, लेकिन ये संविधान के बारे में जो टिप्पणी करना है विदेशी मंच पर जाकर, ये एक गंभीर विषय दिखाई देता है। स्मिथ सिंह जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये आपत्ति एक जेन्युइन आपत्ति लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्य से डरती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान सत्य बोले, और राहुल गांधी जी सत्य बोलते हैं और जो सत्य बोलते हैं उनकी सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो, अगर आपको किसी बात से दिक्कत है तो आप उसको फैक्ट्स पे बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट पे झूठ बोला गया है क्या। आप उसे फैक्ट्स पे बताइए कि क्या ये गलत है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इकोनॉमी से जॉब्स क्रिएट होंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ये गलत बात है क्या। क्या स्टूडेंट से ये बात करना, इंडियन स्टूडेंट से ये बात करना बाहर जाके कि देश को आगे बढ़ाना कैसे जरूरी है, कैसे हो सकता है और उसमें क्या कमियां आ रही हैं, ये गलत बात है क्या। मुझे लगता है, और ये सारी बातें जो वो बोल रहे हैं वो सत्य हैं। और भाजपा बस ये चाहती है कि जैसे वो भारत में मीडिया को और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कई बार बहुत कामयाब होती है, नहीं कामयाब होती कई बार, वो वैसे वो ये बातें जो बाहर कहते हैं तो वो लोगों तक पहुंच रही है। उस बात से भाजपा की घबराहट है और इस घबराहट से भाजपा ये बातें कर रही है। यहाँ पर तो पॉइंट ठीक है, पॉइंट विषयों पर तो बात की जा सकती है बिंदुवार। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये आ रहा है कि बाहर जाकर वो नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ पर बोलते हैं, ऐसे मुद्दे नहीं रहे कि उन्होंने यहाँ पर ना बोले हो, इससे ज्यादा तल्ख अंदाज में बोले, खूब दिखाया गया, खूब बात करते हैं। विदेशी मंचों पर जाकर इस तरह की बात करने को लेकर एक आपत्ति जताई। जल्दी जवाब दे देता हूं। जो वहां भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जब भारतीय कम्युनिटी है, भारतीय डायस्पोरा है और जो बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, क्या हम उनको भारतीय नहीं मान रहे? क्या वो भारत के लोग नहीं हैं? और जब मोदी जी जाके, जो और कोई नेता जाके उनसे बात करता है, तब उनको हम विदेशी मानते हैं। तब भी तो हम उनसे वैसे ही बात करते हैं।
कि आप भारत आइए, वेरी नाइस, वेरी ट्रू पॉइंट, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन वहां जाकर भारत के विकास के बारे में बात करना, भारत एक संभावनाओं से भरा देश है ये बताना, और दूसरी तरफ ये बताना कि नहीं यहां पर संविधान खत्म हो गया है, यहां पर वो खूबसूरती नहीं रही जो हुआ करती थी, ये सारी बातें बोलना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। आई थिंक एक बात आसान बात है, हम फर्क डाल लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारत में फर्क है, इस सरकार और भारत में भी फर्क है, ये हम समझ लें। वो भारत का सम्मान कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, संभावनाओं का देश भारत आज भी है, मगर भारतीय जनता पार्टी वो संभावनाएं खत्म करने पे चली है, ये सरकार भारत के खिलाफ चली है, ये बात वो स्टूडेंट से कर रहे हैं, और हम ही वो स्टूडेंट्स में ही से फ्यूचर लीडर भी निकलेंगे भारत के लिए, क्या पता उनमें से कोई आगे यहाँ राजनीति करे, तो उसको भारत के और संभावनाओं को, मैं इस पर बहुत लंबा जा सकता हूं। रत्नाकर जी संक्षेप में बोलिएगा ताकि मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूं चर्चा में। पहली चीज, प्रवीण जी ये बोल रहे हैं कि नीतिगत बातें करते हैं राहुल गांधी। अगर नीतिगत बातें करते हैं देश में करिए, और उनकी बातों को, जो आप अभी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे कि देश में बेरोजगारी है, देश में ये है, देश में वो है, अगर ये बातें तो आपने प्रवीण जी ने कहा ना कि बहुत बार उठा चुके हैं भारत में, अगर ये बात सच होती तो निश्चित रूप से हमारी सरकार नहीं आती तीसरी बात सुन करके, जो एक इतिहास है अपने आप में। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जनता ने राहुल गांधी की इन बातों को नकार दिया है भारत में, तब ये जाकर के विदेशों में और विदेशी मंचों पे ये बातें रखते हैं, और नीतियों का विरोध करते करते देश का विरोध कैसे कर बैठते हैं उसका भी दो तीन ठीक है। स्मिथ जी मैं आऊंगा आपके पास में, आपकी टिप्पणी इस पर जी बोलिए। सिंपली बता देता हूं कि देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमारी इस सरकार का ही डाटा कह रहा है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी सरकार में हुई है। सरकार चुनी जाती है, उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, और ये बात लोग इस बात पे भी वोट डाल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बात को भाजपा जो बिल्कुल नकार रही है, ये असत्य के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं कि सत्य बोलें और सत्य से हम मार्ग निकालें भारत की तरक्की का, भारत की तरक्की करना चाहते हैं। देखिए क्या होगा ना, आप दोनों का इंटरेक्शन इतना लंबा होगा कि मैं जिस जगह पर चर्चा ले जाना चाहता हूं, ये मेरे विषय नहीं है, ये मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, ये जिस विषय पर आप जा रहे हैं इस पर आ जाऊंगा मैं, जब आपको जो बोलना है बोलिएगा। लेकिन डॉक्टर संजय एक पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं और हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं, और दोनों ही जगह पर हम देखते हैं कि जो भारतीय डायस्पोरा है वहां पर जो अप्रवासी भारतीय हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं, वो भारत को उस दृष्टिकोण से देखते हैं, थोड़ा आत्मीयता महसूस करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बोलने, प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के फर्क को आप कैसे देखते हैं, और आज जो कुछ उन्होंने कहा है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि स्मिथ सिंह जी का भी यही कहना है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी भी तो बात करते हैं, इसी तरह राहुल ने भी बात करी आज। नहीं, बिल्कुल बात करने का अधिकार सबको है, एक आम नागरिक को भी बात करने का अधिकार है, लेकिन जो तस्वीर आपने रखी वो तस्वीर की सच्चाई अगर वो बयान नहीं करती है जो आप कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है। अब भारत आरएसएस और हिंदू का गुलाम कैसे हो गया, या किसी पार्टी का गुलाम कैसे हो जाएगा? ठीक है, वो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन उस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कहाँ हनन हो रहा है? हर व्यक्ति, अगर डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं होती तो 99 सीटें कांग्रेस को नहीं आती, डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं होती तो ये विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं होते। ठीक है, जो संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को रखने के लिए स्वतंत्र है कि भारत इन चुनौतियों से गुजर रहा है। बिल्कुल किसी देश के बारे में भी आप बता सकते हैं कि उन चुनौतियों से वो देश निकल चुका है, लेकिन भारत अभी उन चुनौतियों से नहीं निकल पा रहा है। उसके लिए वर्तमान सरकार को, अतीत के सरकार को आप जिम्मेवार बना सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करना कि भारत इनका गुलाम है, उनका गुलाम है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, बतौर एक विपक्ष के नेता, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर, एक जिम्मेवार नेता के तौर पर, और बिल्कुल मैं इसका हिमायती हूं कि संवाद करने की छूट आपको भी उतनी ही है जितना कि देश के प्रधानमंत्री को। अगर बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर आपको बुलाया जाता है और आप संवाद करते हैं, बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, उस डायस्पोरा में जाकर के भारत को आप रिप्रेजेंट कीजिए। लेकिन जो तस्वीर है, उस तस्वीर को अगर आप डाइल्यूट करके या तस्वीर को फ्रैक्चर्ड करके आप रखिएगा, तो वहां पर एक सवाल तो होता है कि आखिर क्या ऐसी स्थिति है
और अगर वो वास्तविकता नहीं है कहां आपको फ्रैक्चर्ड लगा? जैसे बेरोजगारी पर बार बार स्मिथ जी कह रहे हैं 2-3 बार, और मुझे लगता है दोबारा आपकी बात पर वो इसी तरह की बात रखें, इसलिए पहले ही क्लियर कर दीजिए आपको फ्रैक्चर्ड कहां पर लगा। बेरोजगारी का दर पर हम बात कर लेते हैं। जब अगर हमने इसकी बात ही कर ली, बेरोजगारी पर ही हमने बात कर, तो बेरोजगारी की जो स्थिति है उसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेवार अगर है तो ठीक है। कांग्रेस की भी सत्ता रही इतने लंबे दिनों तक, क्या शून्य पर बेरोजगारी थी क्या? बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई जनसंख्या में बतौर विपक्ष के नेता बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि इस वजह से बेरोजगारी है और चाइना और सिंगापुर में इस तरह वजह से बेरोजगारी नहीं है, मैं इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूं कि आपने कैसे इसको इंटरप्रेट किया कि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के कारणों को भी आप गिनाते हैं। इसके ये है इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, मैं जो आपका जो मूल विषय है जिस पर आप डिबेट को आपने ये किया है, देवता को लेकर के, मैं इस पर आऊंगा। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने इस पर ऐसा नहीं कि मैं इसको भूल गया हूं, इसको रखूंगा। मैं देवताओं पर जरा डिटेल में थोड़ी बात होगी और उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि प्रोफेसर पवन सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो विषय के बड़े अच्छे जानकार हैं। मैं जानता हूं आपको, उनको दोनों को सुनूंगा। लेकिन स्मिथ जी, एक तो फ्रैक्चर्ड तरीके से चीज़ों को रखने पर आपत्ति है, पहली चीज़, और बेरोजगारी या दूसरी चीज़ें जितनी भी बातें, हालांकि ये मैंने बातें आपसे पहले भी कही, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी इस मंच का, इस अपॉर्चुनिटी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत में सब बड़ा बुरा हो रहा है, और ये गलत तस्वीर को रखता है और ये दुख देता है कि आप विदेशी मंच पर जाकर अपने देश के बारे में आप कह रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी की बुराई। भाई, सरकार सभी सांसदों से मिलकर बनी, बेशक विपक्ष के नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार का हिस्सा होते, महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपोजिशन की सरकार में। आप पूरी सरकार के विषय में या भारत की किसी व्यवस्था के बारे में बोलेंगे? कई राज्यों में आपकी सरकार है, वो या तो ये एग्जांपल दे देते कि भाई देखो कर्नाटक में कितना बढ़िया हमने रोजगार कर दिया, या बाकी जगहों पर कितना बढ़िया कर दिया। तो ये थोड़ा सा चुभने वाला। थोड़ा मैं चाहूंगा कि ये एक चीज समझाएं भी, अगर आपको इस बारे में कोई विषय में और जानकारी आप दर्शकों को देना चाहें तो वो अवश्य दें। देखिए, मुझे लगता है कि फ्रैक्चर्ड ये है कि हम एक लाइन को उठा के और उसको एंटी भारत प्रोजेक्ट करते हैं, ये भी फ्रैक्चर्ड है। जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट कैसे लाई जाए, उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं, तो ये एक प्रोग्रेसिव राह पे ही चलाने की बात होती है कि ना इस पॉइंट पर तो मैंने छूट दिया आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने पहले ही कह दिया जब रत्नाकर जी बोल रहे थे कि चाइना आदि इत्यादि के उदाहरण मैं भी कई बार देता हूं। मैं बात कर रहा हूं संविधान खतरे में है, यहां आजादी नहीं है, ये भी सारे स्टेटमेंट है, उस पर आपत्ति आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ग्लोबल 60 के करीब इंडेक्सेस पे भारत 100 के आसपास आता है। किसी भी इंडेक्स पे, प्रेस फ्रीडम की बात कर लें, डेमोक्रेसी की बात कर लें, कुपोषण की बात कर लें, हम ये मानते हैं कि भारत ग्रो कर रहा है, हमारे कितने राज्य काम कर रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं इस काम में। मगर यह भी तो सत्य है कि प्रधानमंत्री जी खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना खिला रहे हैं। हम ये सच क्यों ना बोलें? ये भी तो सत्य है भारत का, इसका भी तो हल निकालना है। क्या हम 80 करोड़ को भूल जाएं? क्या वो भारत नहीं है? क्या भाजपा हमें ये कहने की अमेरिका में डैलस में युवाओं से बोलकर ये निकलेगा हल, यहां निकालिए ना हल। नहीं, यहां भी बोल रहे हैं, यहां भी बोल रहे हैं। आज तो बात इस पर हो रही कि विदेशों में जाकर क्यों ये बातें बोलते हैं, यहां पर तो बोलते ही भाई, नेता विपक्ष में पूरा अधिकार है उनका बोलने का। मुझे लगता है कि अगर भारतीय स्टूडेंट वहां हैं, उनसे भी ये बात की जा सकती है और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो भाजपा अपनी सरकार की कुछ कमियों को भारत की बुराई बताती है, यही आप जब बोल रहे हैं ना स्मिथ जी, इतने सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। वहां पर जो युवा होता है वो जाता ही इन्हीं वजहों से है, उसको जाकर और डिस्करेज कर दीजिए। लेकिन मैं छोड़िए, इस पर नहीं जाऊंगा। अब जो एक संजय जी ने महत्वपूर्ण बात करी थी आज की चर्चा जिस पर है, क्योंकि प्रोफेसर पवन सिन्हा भी जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे भी शुरुआत करते हैं, उनको चर्चा में शामिल करते हैं। सर, मुझे बताएं, देवता और भगवान में फर्क होता है क्या? और देवता जो है वो इंसान होता है जो अंदर से भीतर से, और उसका जो एक्सप्रेशन बाहर दिखता है वो एक जैसा, उसमें सामंजस्य हो, साम्य हो। 3 शब्द हैं, देवता, भगवान और ईश्वर। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं और इनका इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जा सकता। ये तीनों अलग ही चीजों को डिनोट करते हैं और इसको उसी अंदाज में समझने की आवश्यकता है। देखिए, भगवान, देवता का जो अर्थ होता है वो देने वाला या चमकने वाला, ये चीज है। दूसरी चीज, देवता पूजनीय होते हैं, इसलिए पूजनीय होते हैं क्योंकि उनके पास परलौकिक शक्तियां होती हैं। देवता
33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के देवता हैं जो मनुष्य को विभिन्न तरीकों से जीवन प्रदान करते हैं या उसके जीवन को मेंटेन करते हैं। तो इन्हें कहते हैं देवता। भगवान का अर्थ है, भगवान अलग होते हैं, और ईश्वर का जो अर्थ है वो सार्वभौम शक्तिमान को ईश्वर हम कहते हैं। जो सार्वभौम है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग शब्द हैं और इसका उसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज मैं एक यहाँ पे कहूँगा कि कुछ चीजें जो हैं, कुछ बातें जो हैं, वो धर्माचार्यों के लिए या धर्म के विद्वानों के लिए ही छोड़ दें, नहीं तो किसी दिन अनर्थ भी हो सकता है। अर्थ का जो है अनर्थ हो जाएगा और बाहर हमारी इमेज सही नहीं जा पाएगी। अभी अनर्थ हुआ तो क्या? राहुल ने जो कुछ कहा, उन्होंने जो बयान दिया, उससे आपको लगता है उसमें अर्थ का अनर्थ है कुछ? जी, मेरे विचार से देखिए, बात को सही तरीके से सही स्थान पर कहना चाहिए, तब वो सही होती है। तो यहाँ बात भी उन्होंने कही है, ठीक कही है, लेकिन वो कहीं ऐसे स्थान पर है जहां उसको नहीं कहना चाहिए। हमारे पास संसद है, हमारे पास एक बहुत बड़ा भूभाग है, वहां पर यदि वो बात कहेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये डिस्कोर्स उन्होंने पूर्व में नहीं दिया, ये पर्टिकुलर डिस्कोर्स। तो सही बात होते हुए भी गलत जगह पे कहने की वजह से इस बात के मायने कुछ और ही लिए जाएंगे और किसी भी सार्वभौम राष्ट्र के लिए उसके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसकी चर्चाएं जो हैं वो देश के भीतर ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो उनको वहां सुनेंगे। जी, डॉक्टर संजय भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। तो एक डेफिनेशन जो है वो तो प्रोफेसर सिन्हा की तरफ से आई। मैं चाहूँगा डॉक्टर संजय आप भी बताएं कि देवता को लेकर या भगवान शिव को लेकर जो कुछ राहुल गांधी ने कहा, उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं वहां पर यह कहना चाहता हूं कि देवता को लेकर के राहुल गांधी के संवाद से मैं सहमत हूं। ठीक है, उन्होंने उसको आत्मा से कोरिलेट किया है। वो देवता भी जो हैं वो आत्मा के ही अंश हैं और हर मनुष्य जिसको इस प्रकृति ने जन्म दिया है उसके अंदर में आत्मा है और हर व्यक्ति उस आत्मा का अंश है। उपनिषदों में देवता को लेकर के विस्तृत चर्चा है, ऋग्वेद में उसकी पूरी चर्चा है। तो ठीक है, उसकी व्याख्या करने की अपनी अपनी कला है और अपने अपने तरीके से हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अलग अलग चर्चा है। ठीक है, मैं उस फिलॉसफी में नहीं जाना चाहता हूँ, उस दर्शन शास्त्र में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक राहुल गांधी जी की बात से मेरी सहमति है कि उन्होंने कहा है, ठीक है, उसका मानवीकरण हम लोगों ने कर दिया है। किसी ने कहा कि 3 ही देव है, किसी ने 33,000 कोटि देवी देवताओं की बात कर दी, किसी ने कहा कि सब उसी के अंश हैं, वो दिव्य हैं, उसकी अलग अलग परिभाषा जो है वो दी गई है। लेकिन राहुल गांधी का जो भाव था, उस भाव से मैं सहमत हूं जो उन्होंने एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहा कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो आत्मा भी उस देव का ही अंश है और वही आत्मा जब पायस होकर के, पवित्र होकर के अपने भाव में, अपने चरित्र में और अपने कर्मों में जब वो दिखाई पड़ता है तो मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर में देवत्व का वास होता है। राहुल गांधी जी चूंकि उस मंच से बोल रहे थे तो उतनी बातों को उस तरह से वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, लेकिन उस पार्ट से मैं सहमत हूं जिसको उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम अलग से उन चीजों को ना मान करके, चूंकि वो तो शिव के भक्त हैं, बराबर बताते भी हैं, वो अभय मुद्रा में भी कभी पार्लियामेंट में कभी बाहर होते हैं। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है, इसकी इजाजत है, धर्म भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन जो एक नक्सल में जो उनका रिमार्क्स, वो रिमार्क्स से मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए कि हमारी जो आत्मा है वह भी देव का ही अंश है जी। और अगर उस आत्मा को जितना मैं पायस करूंगा, जितना पवित्र करूंगा, देवत्व की तरफ आप बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट। रत्नाकर जी, इस बयान से कोई आपत्ति आप लोगों की? प्रवीण जी, देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है, उस बयान से पहले इन्होंने जो बयान दिया है उस बयान से भी कंपैरिजन करना चाहिए और उसको कनेक्ट करके देखना चाहिए
कि राहुल गांधी ने किस तरह से हिंदू लोगों की भावनाओं को बार बार आहत करने का काम किया है। किस तरह से उन्होंने हिंदुओं को कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो क्या सारे हिंदू हिंसक होते हैं? इस बयान से अगर सहमति कोई दे सकता है तो मैं फिर अगला प्रश्न जो है वो खत्म हो जाएगा कि अगर भाई ये सही है कि गलत है, जरा बता देंगे। दूसरी चीज, उन्होंने बहुत बार ये भी कहा है, मंचों से कहा है कि शक्ति का विरोध हमें करना चाहिए। अब राहुल गांधी की समझ जो है, आदि शक्ति जो है मां के स्वरूप में होती है, जिनको हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं, उनके बारे में भी कहते हैं कि इनका विरोध करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी की मानसिक जो समझ है वो आप समझ सकते हैं कि धर्म के बारे में और देवताओं के बारे में कितनी है। और राहुल गांधी तो यहां तक कहते हैं कि जब लोग जो मंदिरों में जाते हैं वो चप्पल चोरी करने जाते हैं और लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। तो राहुल गांधी का ये जो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी वक्तव्य आया है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्शियल रहा है। और ये भी जो देवता की बात कर रहे हैं कि अंदर जो दिखता है उसको बाहर दिखना चाहिए, वही देवता है। तो भाई बता दीजिए, इस पूरे संसार में, विश्व में इस समय कौन देवता है? बता दीजिए, वो नाम जरा एक दो ले दीजिए कि कौन देवता है। भाई उसको हम देवता ही बुलाएंगे जो अंदर से बाहर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। स्मिथ जी मैं आऊंगा, मैं जानता हूं आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं और मैं निश्चित तौर पर अगला जो प्रश्न होगा वो आप ही से होगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है वो ये है कि पहले तो ठीक है, आप फिलोसॉफिकली दार्शनिक के तौर पर किसी इंटरव्यू में क्या कहते हैं वो उसमें कई बार स्वतंत्रता होती है और उस पर कोई बहुत ज्यादा असहमति नहीं है, लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों? जब आप राजनीतिक रूप से कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं तो उसमें आप देवत्व की या किसी भी धार्मिक आस्था का जिक्र जब करते हैं तो क्या ये आवश्यक हो गया है? क्या राहुल गांधी की एक अपनी इमेज मेकिंग भी चल रही है? ये भी मैं थोड़ा समझने का प्रयास करूंगा। और फिर इससे अगर ऐसा चल भी रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति इस पर हो सकती है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन स्मिथ जी, ये जो राहुल गांधी ने जिक्र किया, फिलोसॉफिकली दार्शनिक के तौर पर वो कोई बात कहते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनका पूरा अधिकार है, कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। क्या वो अपनी इमेज को लेकर एक कॉन्शियस होते हुए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली चीज़। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को इतना अपने कब्जे में ले लिया है कि आप अपने आप को दूर महसूस करते हैं? ये भी एक मजबूरी है। देखिए, मुझे काफी बातों का जवाब देना है और काफी बातें उठाई गई हैं। मैं एक बार एक करके बोलता हूं। पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स राहुल जी के नाम पे दी वो बिल्कुल ही झूठ हैं। उनका कोई प्रूफ अगर उनके पास हो तो वो जरूर दें। वो पार्लियामेंट में जो बात वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में बोला, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में हिंदू नहीं है। हिंदू वो भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो गलत है। तो मैं आप इतना कहना चाहूंगा, आप बाद में इसके बारे में बता सकते हैं। और मैं ये आपका इतना ज्यादा झूठ था तो मैं पहले उस पर आना चाहता था। दूसरी बात, देखिए, मैं अभी भी और वैसे मेरा बड़ा शौक है, मैं पढ़ता रहता हूँ धर्म के बारे में। और स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद आई। और धर्माचार्य जी के पीछे मैंने जब रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और मां शारदा जी की तस्वीरें देखी तो मुझे लगता है आप इस बात से और जुड़ पाएंगे। मैं एक खत पढ़ रहा था 1895 का, स्वामी विवेकानंद ने मिसेस बुल को लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो इंसान है वो कितना महत्वपूर्ण है, कि इंसान के अंदर राह है ब्रह्मपान को पाने का, वो बनने का, और वो इंसान की महत्वपूर्णता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कई बार हम इंसान से ये राह ही खो लेते हैं कि आप मत बताइए धर्म के बारे में, आप इस राह पे मत चलिए। हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी एक भक्त है, राहुल गांधी एक धर्म में मानने वाले इंसान है और राहुल गांधी की अपनी एक जर्नी है। और वो अपनी जर्नी से अगर कुछ बता पा रहे हैं, जो आपके दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो सत्य बचा पा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी है। और भाजपा को तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसके बारे में बात करने में। देखिए, देवता शब्द दिव से आता है, मतलब इल्यूमिनेटिंग। वो सत्य से बड़ी क्या चीज है जो अंदर से निकल के आनी चाहिए? और जो अंदर का सत्य बाहर प्रकट करे, बोलने में नहीं, एक्सप्रेशन में, हर चीज में, उसको वो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इतना कॉम्प्लेक्स चीज को आसानी में समझाना और साथ में ये भी बताना जो अपनी इच्छाओं से बढ़कर सेक्रीफाइस कर सके दूसरों के लिए, वो देवता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है और इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को इतनी आसानी से उन्होंने सरलता से बताया है। और मैं स्मिथ जी, मैं चाहता था कि थोड़ा ये इस पे आप और बोलें, मैं और आपसे बुलवाना भी चाहूंगा अवश्य। नर सेवा ही नारायण सेवा है, हम सब जानते हैं। विवेकानंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है, नर सेवा ही नारायण सेवा, वो मानते हैं, कहते हैं।
यहां पर बात ये नहीं चल रही है। हम सभी जानते हैं, हम इस पैनल पर जो कि थोड़ा बहुत भी धर्म कर्म जानते हैं वो भी इस बात को जानते हैं बड़े अच्छे से कि ये कितना महत्व का हमारे लिए, हम वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को अपना मानने वाले लोग हैं। लेकिन यहां बात हो रही है एक विषय की, एक बात हो रही है कि कुछ मुद्दों को छेड़ा जा रहा है, कुछ मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनकी शायद आवश्यकता वहां पर नहीं है। राहुल गांधी बेशक बोले, अगर वो धर्माचार्य के तौर पर बोलना चाहते हैं तो वो धर्माचार्य के, आपने बोला ठीक है उनको भी बोल, लेकिन उनकी भूमिकाएं कुछ और हैं, मंच कुछ और है। एक तरफ संविधान के बारे में बात करते करते वो फिर देवी देवताओं की भी बात कर जाते थे, बड़ा जैसा पवन जी ने कहा था, आपत्ति नहीं है, संजय जी ने भी कहा कोई आपत्ति नहीं, बोल सकते, लेकिन एक मंच दूसरा है, वहां पर ये बोलना क्यों मजबूरी, ये मेरा प्रश्न था। देखिए, इंसान जो है उसमें एक इंसान अकेला राजनेता नहीं होता है। इंसान वो हर चीज है। आप जो घर में है वो टीवी पे नहीं है, आप में बहुत सारे इंसान हैं और हर इंसान में बहुत सारे इंसान होते हैं। और ये भी राहुल गांधी तो हैं जो भक्त हैं। और मुझे लगता है कि मैं इस बात की खूबसूरती समझिए कि उन्होंने देवता के मतलब को एक स्टूडेंट्स की भाषा में कितनी आसानी से बताया, और कितनी डीप बात को उन्होंने इतनी सरलता से समझाया। और ये बात की तो मैं प्रशंसा करनी चाहिए। जी रत्नाकर जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी रत्नाकर जी। देखिए प्रवीण जी, पहली चीज तो ये जो कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा था राहुल गांधी के उस वक्तव्य को जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये उन्होंने कहा। भाई साहब, आप फिर से वो जो पार्लियामेंट का क्लिप है जो उठाकर देख लीजिएगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि हिंदू जो है स्वभावतः हिंसक होता है। और जब दीपेंद्र हुड्डा जो उनके ठीक पीछे बैठे थे, उन्होंने टोका, हिंदू हिंसक नहीं, बीजेपी हिंसक कहो, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, सब उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। और फिर वो जो है बीजेपी को उसको रिलेट करके और बोलना शुरू किए। देखिए, आज परिस्थिति ऐसी है कि चाहे स्मिथ सिंह हो, चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता हो, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को अपने तरीके से सही ठहराने की जो है कोशिश इनकी कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो जाती है। क्योंकि बार बार राहुल गांधी इस तरह का वक्तव्य देते हैं जिससे कि लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचती है। और देखिए, अगर मैं पहले भी कहा प्रवीण जी आपको कि राहुल गांधी को अंतर स्पष्ट करने की बहुत जरूरत है कि आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि उस सरकार की देश का अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप जो है विदेशी मंचों पे जाते हैं और इस तरह का वक्तव्य, जो पूरे विदेशी मीडिया चैनल्स होते हैं, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में इस तरह की बातें जाती हैं, जहां पे आप लोकतंत्र पे प्रश्न उठाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पे प्रश्न उठाते हैं और तमाम एजेंसियों के ऊपर और सरकार के ऊपर आरएसएस का कब्जा इस तरह की बात करते हैं। रत्नाकर जी, मैं चाहूंगा कि हम मंच पर, क्योंकि कई मेहमान हैं, ये देखिए आप भी बोलना चाह रहे हैं। ये प्रूफ पेश करने की बात कर रहे हैं और भारत से जोड़, भारत। अच्छा, एक करके स्मिथ जी 10 सेकंड में इनको बात खत्म करने दीजिए, फिर संक्षेप में आप अपनी बात कह लीजिएगा ताकि मैं प्रोफेसर सिन्हा और डॉक्टर संजय क्या बोल रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, राहुल गांधी को आज अपने राहुल गांधी को आ रहा हूं स्मिथ जी, तब समझा दीजिएगा आप क्या दिखा रहे हैं। जी देखिए प्रवीण जी, राहुल गांधी को इंदिरा गांधी से सबक सीखने की जरूरत है। जब मोरारजी देसाई की सरकार में इंदिरा गांधी जेल से छूटी और लंदन विजिट पे गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पत्रकार ने पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा जेल में, तो इंदिरा गांधी ने वहां पे अपनी सरकार की आलोचना करने से मना कर दिया। ठीक है, ये तो हमने इस पे काफी चर्चा की। रत्नाकर जी वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग ने याद दिलाया था, ये तो उनके सामने की बात थी। राहुल गांधी को कहा गया था, खूब चर्चा हमने इस पर की है कि विदेशी मंचों पर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता से मुझे क्या जवाब मिलेगा वो भी महत्व का होता है। मैं जानता हूं कि आमतौर पर ये अनवरत चलता रहेगा डिस्कशन। संक्षेप में स्मिथ जी, आप कुछ दिखा भी रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, ताकि फिर मैं बाकी के मेहमानों के। देखिए, मुझे पता है भाजपा के पास तो कोई प्रूफ नहीं होगा अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, पर मैं आपको मोदी जी भारत का अपमान करते हुए विदेशी मंचों में जरूर सुना देता हूं। ये नहीं, अभी नहीं, ये इस तरह से क्लिप, रुक जाइएगा स्मिथ जी, आप मुझे भेजिएगा, इस पे चर्चा कर लेंगे। ये इस तरीके से हो नहीं पाएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप बोलकर बताना चाहते हैं तो बोलकर बताइए। मैं यूजुअली आपके पास जो भी चीजें हैं उसको बता देता हूँ। मोदी जी ने विदेशी मंचों पे जाके ये भी कहा है कि हिंदुस्तानी खुद को बोलने में शर्मिंदा महसूस करता था, वो सब कुछ छोड़ के बाहर आ चुका है। वो तो वहां कुछ नहीं बचा।
देखिए ये मोदी ये लंबा चला जाएगा, संदर्भों की बात है। ठीक है, रुक जाइए रत्नाकर जी, स्मित जी प्लीज कृपया कर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। डॉक्टर संजय, आप में यही सवाल है कि ये क्या आपको लग रहा है कि भारतीय राजनीति की मजबूरी है और राहुल गांधी एक नए तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं भक्त के तौर पर? कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा, या आप भी कह रहे थे कि वो अभय मुद्रा में दिखाई देते हैं या अन्य अन्य बातें, तो ये जो धार्मिक दिखना है और राहुल गांधी के लिए क्या वक्त की जरूरत है? और भारतीय राजनीतिक परिवेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसको अपना एक विषय बनाया है, उसके बाद कांग्रेस एक सोच समझ के प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है? नहीं, ठीक है, वो उस डायस्पोरा में जाकर के राहुल गांधी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बात को भी समझना होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हर चीज को आप क्लब कर दीजिएगा तो फिर उसके मतलब नहीं निकल पाते। आप बात कुछ और करने गए थे, विषय कुछ और था, और फिर आप चले गए देवत्व की तरफ, देवता की तरफ। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो कहा कि अगर ईश्वर साकार रूप में है, निराकार रूप में है, तो उस साकार रूप की कल्पना माना जाता है कि वो देवता है, और आपने उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर दिया कि नहीं, हमारे अंदर की जो आत्मा है उसमें भी देवत्व का वास है। बहुत अच्छी बात है, चीजें वहां से समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन जो कुछ चीजों को जो उन्होंने कोरिलेट किया, क्या भारत अपनी मूल संस्कृति से कहां भटक रहा है? भाई यहाँ तो इस देश में तो शक आए, खून आए, पठान आए, आक्रमणकारी आए, सबको भारत ने झेला, लेकिन कब भारत ने अपनी मौलिकता से किनारे कर लिया? भारत तो आज भी उस मौलिक और मौलिकता के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को लेकर के भाजपा को आपत्ति हो ना हो, हर हिंदुस्तानियों के मन में एक सवाल होगा कि राहुल गांधी जी को कहां लग रहा है कि भारत अपने मूल स्वभाव से भटक रहा है। एक दूसरी बात, अगर आपके अंदर में वह देवत्व का भाव आ गया है जिससे आप रिलेट करना चाहते हैं चीजों को, तो फिर आप आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए, जो सही चीज है उसको बताइए। त्याग की प्रवृत्ति अगर आप में आ गई, कल्याण की प्रवृत्ति आ गई, आपके अंदर में देने की प्रवृत्ति आ गई, तो फिर आरोप करने की प्रवृत्ति से भी देवत्व भाव में बचने की जरूरत। आपने ये कहने की क्या जरूरत थी कि कोई एक पार्टी और कोई एक संगठन का गुलाम बन चुका है भारत? कोई पार्टियां चुनाव जीत सकते, 36% वोट पा जाने से कोई पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो उसके लोग गुलाम हो गए, और अगर आपके वोट प्रतिशत थोड़े कम आ गए तो उसकी वजह से आपके साथ लोग खड़े नहीं है। मतलब कि उन वोटरों के प्रति भी तो आपके मन में सम्मान होना चाहिए, गुलामी जैसी कोई बात तो नहीं है। तो दो सवाल उनके जो थे वो थोड़े असहज कर रहे थे कि आप देवत्व की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल देवत्व की बात कीजिए, और करनी चाहिए कि आपके अंदर की जो आत्मा है उसके अंदर में आप देवत्व देखते हैं, उस निराकार ब्रह्म से आप जोड़ करके उन चीजों को देखते हैं, उस ईश्वर से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन भारत अपनी मौलिकता से, मूल संस्कृति से कहां और कब भटकी है, बता दीजिए। भारत तो त्याग की प्रतिमूर्ति रही है, भारत तो सहनशीलता का प्रतिमूर्ति रहा है। कहां भटका और कब भटका, आप जरा बता देते तो थोड़ी चीजें स्पष्ट हो जाती। और दूसरी चीज, गुलामी जैसी बात, कि कोई पार्टी और कोई संगठन का गुलाम कब भारत हो गया? मैं नहीं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है तो एक ऑप्शन नोटा भी है। लोग जाते हैं नोटा पर बटन दबा के चले आते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा उनको पसंद नहीं है। लेकिन गुलामी जैसी चीज तो मुझे नहीं समझ में आती। ठीक है, आपका ये पॉइंट भी, ये आपकी कुछ बातें वैलिड हैं। हालांकि मैंने स्मित जी ये सवाल आपसे एक अलग अंदाज में रखा था, फिर भी मुझे ये तो अवश्य बताएं आप कि हमने बात की कि अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि हम एक आदर्श के तौर पर रख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये पॉइंट है। दूसरा कि अगर मन साफ है, जैसे आप बाहर दिखा रहे हैं वही अंदर आपके भीतर मन में चल रहा, वही आचरण में दिख रहा है, तो क्या राहुल गांधी अपने विषय में बताना चाह रहे थे कि देवत्व का प्रयास कर रहे हैं, देवता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर वो क्या बताना चाह रहे थे? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड हैं, अचानक से कोई चीज आती है, फिर किसी दूसरे विषय पर चले जाते हैं। और आपने कहा कि एक मनुष्य है वो, लेकिन एक विपक्ष के नेता हैं, भारतीय राजनीति का बड़ा चेहरा है, तो उनके भाषण को समग्रता में समझना भी बड़ा आवश्यक है कि कहना क्या चाह रहे थे। देखिए, पहली बात तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा इतिहास इतना महान है, ये बात सोचनी भी कि इसको कोई खतरा है या खतरा आएगा, ये तो नहीं, ये नहीं है। एक हाँ, भाजपा आरएसएस जरूर है जो एक गलत
भारत की डेफिनेशन दे रही है, एक गलत तरीके से हमारी संस्कृति को इंटरप्रेट कर रही है और हमें गुमराह कर रही है। इस बात के बारे में बोल कैसे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। जो आज में बातें कह रहे हैं कि यही एक राह है, यही एक दृष्टिकोण है भारत का, जहाँ ऐसे ही होना चाहिए। कौन सी राह? कभी नहीं था। कौन सा दृष्टिकोण? यही एक राह, यही एक दृष्टिकोण, कौन सा? बहुत सिंपल एग्जांपल है कि सिर्फ जो आरएसएस कहती है, जब भाजपा कहती है वही हिंदू है, जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा, अगर वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे भाजपा के खिलाफ कोई टिप्पणी देते हैं, वो मानते हैं वो हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी है। ये कितनी बुरी दृष्टिकोण है। हिंदू तो बहुत बड़ी चीज है, भारत बहुत बड़ी चीज है। अगर भाजपा के खिलाफ कोई टिप्पणी हो या आरएसएस के खिलाफ कोई टिप्पणी हो, इसमें जी हम सब जानते हैं कि भाषाई तौर पर किसी भी राजनेता को बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए। अगर वो कोई एक का की कू भी छूट जाता है तो वो एक राजनीतिक मुद्दा बनता है। और जो हिंदू वाला बयान है, इस पे मैं बार बार नहीं जा रहा हूं, इसलिए लेकिन आगे चलते हैं इस बात पे। आप एक चीज पर अटक जाएंगे। आप ये बताइए, आरएसएस, आपने कहा आरएसएस जो बता रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या गलत दिखा रहा है जिससे आपत्ति है आपको, वो बताइए आप। देखिए, सबसे पहली बात, आरएसएस एक बहुत ही लिमिटेड ऑर्डर में इंटरप्रिटेशन कर रहा है हमारे इंडिया के आइडिया की। बताते हैं कैसे। राहुल गांधी जी ने कहा कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? हमारे अलग अलग धर्म, हमारे अलग अलग कास्ट, हमारे अलग अलग भाषाएं, हमारे अलग अलग रीजन, जिनमें अपनी अपनी ट्रेडिशन, कल्चर है, उन सब की जगह है इस भारत के अंदर और सबकी आवाज है इस भारत के अंदर। सिर्फ एक ही दृष्टिकोण की आवाज नहीं है जो नागपुर से आती है। इस बात को पेश करना और उस ऑडियंस, ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं। ये तो मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही है, वही तो डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि इसमें क्या आपत्ति। ये आज भी हमारा देश ऐसे ही है और पिछले जो 10 साल का शासन रहा उसमें भी वैसे ही था। आपका शासन था तब भी वैसे ही था। राजनीति अपनी जगह, धर्म और संस्कृति हमारी अपनी जगह है। बिल्कुल। और तो हम तो ये अगर राहुल गांधी बात वहां जाके कहते इसमें क्या गलत बात नहीं, और ये बात की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ये बात उन्होंने कही कि आरएसएस अपना थोप रहा है, देश गुलाम हो गया, ये कैसे कह दिया? मतलब क्या मैंने संस्कृति छोड़ दी? आप स्मिथ जी ने अपनी संस्कृति छोड़ दी? इतना बल नहीं है कोई भी भारत की संस्कृति को इतना हमला कर पाए। पर हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस में अपने लोग घुसा के एक कैप्चर जैसे हम करते हैं स्टेट का अलग अलग चीजों पे, वो आरएसएस जरूर कोशिश कर रहा है। जी आप भी जानते हैं कि मैं इस पे चर्चा चाहूं तो बहुत लंबी कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जो कुछ कहें, राहुल गांधी जो कुछ कहें उस पे स्मिथ सिंह जवाब देते रहे, ये भी बहुत जरूरी नहीं। और मैं आपको बिल्कुल नहीं घेरना चाहूंगा इस मसले में। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो लगती है, इसलिए प्रश्न आ रहे थे मन में। पर रत्नाकर जी, ये बात जो संस्कृति की आती है, ये एक, अगर मान लीजिए आप इसको नैरेटिव की तरह भी लें, तो ये काउंटर नैरेटिव बनाने का प्रयास करने की कांग्रेस को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको लग रहा था कि धर्म के मामले में वो पिछड़ते जा रहे हैं। राजनीति शास्त्र के सभी जानकार इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस की आज की जरूरत है कि बहुसंख्यक समाज को भी वो अपने साथ उसी मुस्तैदी से जोड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति बढ़ी या अचानक से जो सीटें बढ़ी थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है कि हिंदू उनके साथ में एकजुट हुआ। अब वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल रहे हैं। प्रवीण जी, रास्ता निकालने की कोशिश नहीं, उसको कर्म से जो भी दिखना चाहिए। आप सिर्फ बयान से ही दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। हमारे देश के लोग ये देखते हैं कि कौन हिंदू धर्म और हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा है और कौन सी पार्टी जो है उसके विरोध में खड़ा है। अगर राहुल गांधी के अंदर इतना ही देवत्व जाग गया है, इतना ही उनको जो अंदर है वो बाहर दिखाना चाहते हैं, तो आखिर में राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ उस समय वो शिलान्यास का विरोध क्यों किए? क्यों नहीं राहुल गांधी आज तक राम मंदिर का दर्शन किए हैं? क्यों नहीं सोनिया गांधी आज तक राम मंदिर जाकर के दर्शन किए हैं? तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं दर्शाती हैं कि ये कितने हिमायती हैं हिंदू धर्म के। अब आप कोई उनका इंडी गठबंधन का कोई पार्टी का नेता कहता है कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है, तो राहुल गांधी को तुरंत सामने आकर कहना चाहिए कि नहीं, ये गलत बयानबाजी है, सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो आप सिर्फ चुनाव के समय में मंदिर मंदिर जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो ये देश की जनता समझते हैं। और देखिए, आपके बयानों से भी स्पष्ट हो जाता है। आप जब कभी भी इस तरह का बयान देंगे कि मंदिरों के बाहर जब जाकर जो लोग आते, मंदिरों में जो लोग जाते हैं वो बाहर चप्पल चुराने आते हैं और लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तो इस तरह की घिनौनी बातों से लोगों की मानसिकता पे आपके प्रति क्या एक इमेज बनेगी, वो सब लोग देखते हैं और जानते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। आप जब भी बात करेंगे अल्पसंख्यक की बात करेंगे। अरे इस देश में 80-82% बहुसंख्यक भी रहते हैं। आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इस तरह के वक्तव्य देख, अरे आप सार्वभौम और सभी लोगों को लेकर बात करिए। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास।
आप सिर्फ इस वोट की राजनीति करने का काम करते हैं और कहते हैं कि आपके पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री कहते थे ना कि इस देश में सबसे पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है। अरे भाई, बहुसंख्यक कहाँ चले गए? अगर अल्पसंख्यकों का अधिकार रहेगा तो यह देश जो है, इस देश में 82% है जो आबादी वो हिंदुओं की है। ठीक है, मैं आपकी पूरी बातचीत को समराइज कर देता हूं एक लाइन में। स्मिथ जी, समस्या ये है कि अभी अगर हिंदू वाला अपना चेहरा दिखाया जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो एक विश्वास जता रहा है और वो स्कैटर्ड ना हो जाए, छोटे छोटे दलों में ना बटे, तो वो कांग्रेस के साथ इंटैक्ट बना रहे। और बहुसंख्यक समाज को भी पकड़ कर रखना है या आकर्षित करना है, दोबारा से रिस्टोर करना है, वो भी एक चुनौती है। इसीलिए, और ये बातचीत में आया भी था शुरू में कि इस तरह के बयान देना या स्वयं को उस दिशा में दिखाना, धर्म की दिशा में, ये एक सप्रयास किया हुआ कार्य लगता है। लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर नहीं जाना, स्टालिन के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना, ये भी कुछ ऐसे पर दूसरे स्वरूप को भी दिखाता है कि आप कुछ चीजों से बच भी रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये सब कुछ जो है एक हिस्सा है राजनीति का और उसके जीवन का। इंसान उन लोगों को जो पिछड़ा रह रहा है उसकी बात भी करेंगे और उनके जो अपने की राय है, अपनी भक्ति की राय है, उसके बारे में बोल भी सकते हैं। उनको जो मसले लग रहे हैं, जो धर्म से अलग हैं, बिल्कुल सोशल मसले हैं, इकोनॉमिक मसले हैं, उनका मुद्दा भी उठाएंगे। उनको जो लग रहा है कि सरकार किसी का जाति कर रही है, उसकी बात भी करेंगे। ये सब कुछ तो करना जरूरी है। क्या हम भारत को की तरक्की की राह से एक ही चीज पकड़ के करना मान लें कि सिर्फ इनमें से एक चीज कीजिए और उसके बिना कुछ मत कीजिए, बाकी सब लोगों को भूल जाइए, बाकी सब अगर कोई पिछड़ा पीछे रह रहा है उसको भूल जाइए, उनकी गरीबी को भूल जाइए, ये सब बारे में बात मत कीजिए, एक ही चीज बात कीजिए। मुझे लगता है ये सब कुछ जरूरी है। और आप अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी राजनीति का हिस्सा है, इससे किसको क्या विपत्ति हो सकती है? ये यही तो मेरा प्रश्न हालांकि दूसरा है। मेरा प्रश्न ये था कि आज काश के हम सिर्फ, और बहुत अच्छा होता, काश के हम चाइना मॉडल पर ही बात कर रहे होते, काश के हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए पर बात कर रहे होते, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे होते, एमएसएमई के लोग बैठे होते। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस बयान पर जो बड़ा राहुल गांधी ने जो बयान दिया और बड़ा विस्तार से उस बयान को उन्होंने रखा, एक्सप्लेन किया। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बयान में कुछ गलत नहीं, अच्छा बयान है, और मैं भी और आप भी मान रहे हैं कि बयान में कुछ गलती नहीं है। बयान तो और बहुत सरलता से उन्हें स्टूडेंट्स को समझाया कि देवता होता क्या है, कितनी खूबसूरत बात है। वहां पर उसकी आवश्यकता नहीं थी, ये प्रश्न था। खैर, ये बड़ा लंबा जाएगा। प्रोफेसर पवन सिन्हा सौभाग्य से जुड़ गए हैं, देखता हूं मैं तकनीकी अगर समस्या दूर हो गई हो तो उनसे जरा एक टिप्पणी ले लेते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत में राजनीति में धर्म जो है वो बहुत ही है भी महत्वपूर्ण, उसमें खैर क्या पूछा जाए, लेकिन ये बताएं कि कांग्रेस के प्रयास इस वक्त चल रहे हैं और ये बयान जो है बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं? जी हाँ, ये बयान ऐसे नहीं दिए जाते हैं। इसके पीछे एडवाइजरी ग्रुप होता है, वो एडवाइस करता है, तब कहीं जाके ये सब बयान दिए जाते हैं। और कांग्रेस की भी समझ में आ गया है कि भारत में राजनीति करने के लिए, राजनीतिक जीत के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम धर्म पर चर्चा करें और हर धर्म के लोगों को अपने बनाने की कोशिश करें। तो अभी तक ईसाई धर्म के लोग या इस्लाम मजहब के लोग सब साथ थे कांग्रेस के। अब उनका जो सोच है, ठीक है, वो राजनीतिक रूप से वो सोच गलत नहीं है। तो उनकी सोच ये है कि किसी भी तरीके से अब हिंदुओं को अपने से जोड़ा जाए, जो उनसे बहुत छिटक चुके हैं उनको जोड़ा जाए और भाजपा के उस वोट बैंक पर प्रहार करके उसको कांग्रेस पार्टी में मिलाया जाए। ये उनकी एक सोच है और जिसकी वजह से इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष के भीतर भीतर कोई धर्म को नहीं समझ सकता। एक वर्ष के भीतर भीतर कोई वो परिभाषा नहीं दे सकता जो यहाँ श्री स्मिथ जी दे रहे थे या डॉक्टर संजय जी दे रहे हैं और रत्नाकर जी दे रहे हैं। इसमें समय लगता है। धर्म को समझने के लिए, दर्शन को समझने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। अचानक सीखने का अर्थ यही है कि सब वो उस वोट बैंक को साधना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका अपना एक निश्चित रूप से एडवाइजरी ग्रुप होगा जो बड़े नेताओं का होता भी है, और वो उस एडवाइजरी ग्रुप से सलाह लेकर इस प्रकार के बयान
दे रहे हैं। अन्यथा धर्म की चर्चा का वह मंच नहीं था। बाकी चर्चाओं के लिए सब ठीक था, लेकिन धर्म की चर्चा का वो मंच नहीं था। और ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो बात हो रही थी वो सही दिशा में हो रही थी। डॉक्टर संजय, बहुत संक्षेप में चलते चलते, क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एक रुख कांग्रेस का देखने को मिल रहा है? और निश्चित रूप से जब उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा के अंदर में देवत्व है, तो वो देवत्व का आचरण विदेश में, देश में, सब जगह दिखना चाहिए। और वो जब आचरण में नहीं दिखेगा तो फिर देवत्व की बात करना बेमानी हो। अगर आपके आत्मा देवता के अंश हैं तो फिर आचरण में भी वो दिखनी चाहिए, और फिर वो चीजें बटी हुई नहीं होनी चाहिए। न धर्मों में बटी होनी चाहिए, न जाति में बटी होनी चाहिए, न संस्कृति और विविधता में बटी होनी चाहिए। तो राहुल जी अगर देवत्व की बात उस मंच से कर रहे हैं, तो भारत जब लौटे तो वह देवत्व आचरण में भी। चलिए, एक थोड़ा चुटीला सा प्रश्न चलते चलते स्मिथ जी से। स्मिथ जी, राहुल गांधी देवता हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का जो भक्त होना है और जो अपने धर्म के राह पे चलना है, वो हर इंसान की अपनी रास्ता है। मैं बहुत वैसे आपके जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। देवता आप मानते हैं उनको, क्योंकि उनका मन और उनका एक्सप्रेशन आप तो मानते होंगे, ये दोनों चीजें जो डेफिनेशन दी है उस पर खरे उतरते हैं वो आपके अनुसार, या कांग्रेस? मैं मानता हूं कि आप चारों में ईश्वर हैं, भगवान हैं, और आप देवता हैं। चलिए, इस नाते ही मान लीजिए, इस नाते ही क्या राहुल गांधी जो है वो देवता है? सभी इंसान और सब में, और जितने बीइंग है सब में, यही तो हमारा धर्म है, यही हमारा इतिहास, ये वैसे दिलचस्प है मामला। हालांकि अगर ये अटके ना एक जगह पर तो बड़ा दिलचस्प है, इस पर कभी बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी चर्चा रही। स्मिथ जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर संजय आपका धन्यवाद, रत्नाकर जी आपका धन्यवाद, और प्रोफेसर सिन्हा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम चर्चा आपसे हो पाई, लेकिन काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली।